Hello everyone. I have come up with the PYQ series, okay? And in this PYQ series, I would really try my level best to teach you each and every question, to explain you each and every question, and hopefully we would complete all the PYQs of all this sociology optional. And थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर रहेगा क्योंकि आपको फिर अपना सिलेबस पे भी ध्यान देना है एंड PYQs पे भी ध्यान देना है साइमल्टेनियसली, ठीक है? And one thing I would like to tell you beforehand is that I have not taken any random question. Okay, what do I mean is अगर मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चंस ही चलेंगे, ठीक है. एंड अभी क्योंकि मैं आपको जब भी मेरी फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 की रहेगी तो मैं आपको उस तरीके से हाईलाइट करा दूँगी कि ये चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस हैं. See, even if you see my syllabus, even if you see the coursework that I have made you to understand, I have gone everything with the sequence. मैंने कोई भी चीज़ रैंडम नहीं उठाई है ताकि बच्चों को अपना सिलेबस ध्यान से रहे, याद रहे कि क्या है, एक सीक्वेंस में याद रहे, ठीक है. बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे होते हैं जो कोई भी पहले से अपनी तरीके से उनके लिए वो बच्चों का बेहतर सोचते हैं. मैं उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर रही हूँ. वो बच्चों का बेहतर सोच के कि कौन सी चीज़ उनको पहले समझनी चाहिए, कौन सा टॉपिक उनको पहले उठाना चाहिए, वो उस तरीके से भी समझाते हैं, ठीक है. बट मेरा हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज गो इन अ सीक्वेंस वेदर इट्स डिफ़िकल्ट और इट्स बेसिक, इट्स स्मॉल. क्योंकि अगर आपने ये सिलेबस लिया है तो अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू हुआ है. इफ़ यू सी थिंकर्स, बहुत सारे टीचर्स पहले थिंकर्स को कवर कराते हैं, मे बी इस रीज़न से कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वास्ट होते हैं, कवर कराने में टाइम लगता है, ये रीज़न भी हो सकता है. और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ सीक्वेंस में चलनी चाहिए क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी पहला चैप्टर देखोगे, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, वो आपका एक बेस क्रिएट कर रहा है. तो जो सिलेबस होता है ना, वो आप देखोगे बेसिक से एडवांस लेवल की फॉर्म में ही आपको ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है. अब हम बीच में कोई एडवांस टॉपिक उठाएंगे, बाद में बेसिक उठाएंगे, ऐसे नहीं होता है. सो इफ़ यू सी माई वीडियोज़, इफ़ यू सी माई वीडियो लेक्चर्स, यू वुड फाइंड दैट एवरीथिंग इज इन अ सीक्वेंस. Okay, now again with the PYQ series, what I would like to highlight is everything will be in a sequence again. What I mean to say is I would not move forward to chapter 2, chapter 3 or any important chapter until and unless I haven't completed chapter 1. जब तक मैं चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगी तब तक मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं पहुंचूंगी, ठीक है. तो अभी ये हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है. ओके, ये आपको मैं बता देती हूँ. दिस इज हमारा चैप्टर 1 का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है. सो लेट अस नाउ सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स बताने हैं आपको, क्या क्या हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हैं, ठीक है, जिससे यानी कि हमारी सोशियोलॉजी का बर्थ कैसे हुआ. इफ़ यू वुड गो टू चैप्टर 1 लेक्चर वीडियोज़ अगर आप देखोगे, हमने बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ा था कि सोशियोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था. एनलाइटमेंट हो गया, एनलाइटनमेंट, ठीक है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया था, ठीक है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म को पढ़ा था. तो अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखोगे वही चीज़ें वही कवर की हुई हैं, ठीक है. बस यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है. क्वेश्चन क्या है, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स बताओ. नाउ यू विल थिंक व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर वुड बी ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं है, ठीक है. आपको समझना है हिस्टोरिकल कॉजेज या हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन कौन से हुए थे. हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल फिनोमिना, हिस्टोरिकल कॉजेज कौन कौन से हुए थे जिससे सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था, ठीक है. क्योंकि सोशियोलॉजी एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन बना था बाद में, हम सब ने पढ़ा है. सोशियोलॉजी वाज क्रिएटेड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन लेटर ऑन. ओके, so let us start with the answer. Okay, one more thing I would like to tell you is whenever you have to write an answer, write it in flow charts, try to write in points, try to write. अभी तो मैंने आपको अपनी तरीके से बेस्ट आंसर प्रोवाइड किया है, ठीक है. कि एक इंट्रो होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए, उस तरीके से मैंने आपको आंसर दिया है. बट जब आप कोई भी बॉडी लिख रहे हैं ना, स्पेशली जो हमारी बॉडी रहती है, तो जब आप कोई भी बॉडी लेते हैं उसकी, आपने उसको फ्लो चार्ट्स में लिखना है. अभी जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, आप उसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हो कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन लिख लिया, ठीक है, फिर इसी के नीचे इसको एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज़ द राइट वे टू राइट. यहाँ पर फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट एनलाइटनमेंट का लिख लिया, अगेन उसको आपने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है. डॉन ऑफ सोशियोलॉजी को लिखा तो यहाँ एक्सप्लेन कर लिया, कैपिटलिज्म को लिखा, यहाँ एक्सप्लेन कर लिया. दिस इज़ हाउ यू राइट द आंसर.
इन अ राइट वे, हाउ यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, ओके। और कुछ हमारी टर्म्स होती हैं जो एग्जामिनर देखता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ किया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो स्पेसिफिक टर्म्स अगर आप यूज़ करोगे यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, दैट इज़ हाउ यू बिकम यूनिक, और यू बिकम लाइक आपके वो कहते हैं ना टॉपर्स वाले आंसर्स दूसरे होते हैं, वो दूसरे नहीं होते, वो बस उन्होंने थोड़ा वर्क किया होता है खुद पर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इंट्रोडक्शन हमारी रहेगी, सी आई हैव क्रिएटेड इन दिस फॉर्मेट to make you people easily understandable and I have also highlighted these points, जैसे enlightenment का 1 है तो मैंने highlight किया है, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन हमारी क्या रहती है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में सोशियोलॉजी हैज़ एमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एज अ रिस्पॉन्ड टू प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस। यूरोप में कुछ कुछ चेंजेस हो रही थी, ठीक है, और उन जो चीज़ों के बदौलत क्या मिला, सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन मिला। यानी कि उन चेंजेस ने पुराने ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को, सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट कर लिया। इट हैज़ डिसरप्टेड दोज चेंजेस, जो भी अलग अलग तरह की चेंजेस आई उसने उन चीज़ों को डिसरप्ट किया, ख़राब किया। तो इसलिए एक जो डिमांड हुई वो थी कि हमें एक नई सिस्टम ऑफ सोसाइटी चाहिए, ठीक है, हमें सोसाइटी को एक नई तरीके से समझने की ज़रूरत है, तो वो नीड पेश आई हमें, ठीक है। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स क्या रहेंगे, पहला पॉइंट है हमारा एनलाइटमेंट, हमने कवर किया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। एंड जब वो क्वेश्चंस में अब हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स लिखा हुआ है, यू विल गेट कन्फ्यूज, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल गेट कन्फ्यूज कि क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है। तो ध्यान से समझिए कि क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, पास्ट में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं दैट लेड टू द बर्थ ऑफ द सोशियोलॉजी। पहला था हमारा एनलाइटमेंट। सो मैंने आपको बहुत बेसिक सा लिख कर दिया है ताकि आप फोकस कर सको उन चीज़ों पे जो इंपॉर्टेंट है। सो इट एम्फसाइज्ड रीजन, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग ओवर ट्रेडिशनल एंड सुपरस्टिशन। थिंकर्स से जैसे मॉन्टेस्क्यू, रोशो एंड वॉल्टेयर, उन्होंने क्वेश्चन किया डिवाइन अथॉरिटी को और सोशल हिरार्की को। लेट द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर स्टडिंग सोसाइटी थ्रू रीजन एंड ऑब्जर्वेशन। हमें पता है एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सोसाइटी को एज ऑफ रीजन कहा गया था ना, आपने मतलब रीजन से सोसाइटी को पढ़ना है, सोच समझ के रैशनली पढ़ना है सोसाइटी को, ठीक है। सो बेसिकली इट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के लिए इसने एक ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से शुरुआत होती है हमारी सोशियोलॉजी की, जो कि अब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर दिखती है। सेकेंड था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ये भी पढ़ा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, हमारा इस ट्रायंगल फॉर्म में मैंने आपको बताया भी था। देखो आप ट्रायंगल फॉर्म में एक बनाते हो या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिखते हो, इन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हो हल्का सा, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। सो इट लेड टू सोशल इंस्टेबिलिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, बहुत सोशल इंस्टेबिलिटी थी, डिसऑर्डर था, मॉरल क्राइसिस हो गया था उस टाइम पे। डिस्ट्रॉयड फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड मोनार्की। चर्च और मोनार्की के जो भी हमारे फ्यूडल इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उसको डिस्ट्रॉय करके क्या आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। कुछ थिंकर्स थे जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने सोशल ऑर्डर को बनाने की कोशिश की थ्रू साइंटिफिक लॉज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा 18 to 19 सेंचुरी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे हमें कैपिटलिज्म का राइज, अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम, हमने अर्बनाइजेशन, कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था, और वर्किंग क्लास एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उस टाइम पे। प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे कि पावर्टी थी, क्राइम, एलिनेशन, लोग एक दूसरे से जुड़ने के बजाय अलग हो रहे थे, साइड लाइन हो रहे थे, क्राइम बढ़ रहा था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है। और ये हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी में भी पढ़ते हैं। जस्ट टू मेक यू रिमाइंड, मैं आपको बस रिमाइंड करा रही हूँ, ओके। ये मत डाल दीजिएगा वहाँ पे, कार्ल मार्क्स का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बेसिक हमें सोशियोलॉजी किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी बनी, हम उसके बर्थ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी एमर्ज टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमें राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन देखने को मिला, इमर्जेंस ऑफ बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एज डिफाइंड बाय कार्ल मार्क्स इन हिज स्टडीज, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर की रही, वेल्थ एंड पावर की, ठीक है। इंस्पायर थिंकर्स कार्ल मार्क्स, यही जो हो गया हमारा, उसने एनालाइज किया क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक रिलेशंस को। प्रोवाइडेड मटीरियल बेसिस फॉर सोशोलॉजिकल थ्योरी, मटीरियल बेसिस प्रोवाइड किया एक सोशोलॉजिकल थ्योरी को बनाने के लिए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म हम ऑगस्ट कॉम्टे से पढ़ते हैं, ठीक है।
अगेन ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है. इफ़ यू वुड हैव स्टडीड प्रॉपरली यू वुड हैव नोन अबाउट दिस. नाउ देयर इज दिस ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन पॉजिटिविज्म. तो नेचुरल साइंसेस की सक्सेस देखने को मिली एंड इट हैज़ बीन एप्लीकेशन देखने को मिला हमें सोसाइटी में. जो भी नेचुरल साइंसेस थी हमने इनको यूज़ किया है अपनी साइंटिफिक सोसाइटी के लिए यूज़ किया है. ऑगस्टे कॉम्टे का पॉजिटिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने आर्ग्यू किया कि सोसाइटी ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू डिस्कवरेबल लॉज. जो भी सोसाइटी है वो कैसे ऑपरेट करेगी, जो जो हम डिस्कवर लॉज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती जाएगी. यानी कि सोशियोलॉजी को एक साइंस की तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके थे. फिर उसके बाद कोलोनियलिज्म एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ को एक्सपैंड किया. यूरोपियन एनकाउंटर्स विद डाइवर्स कल्चर्स एंड सोसाइटीज़. यूरोपियन ने अलग अलग डाइवर्स कल्चर को एनकाउंटर किया, अलग अलग सोसाइटीज़ को एनकाउंटर किया एंड एनकरेज कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स इन सोशल एनालिसिस. सो ब्रॉडन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी. ओके, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका आंसर रहता है उसकी इंट्रो हमेशा लिखिए. बॉडी तो आपकी हमेशा से बहुत अच्छी होनी चाहिए और कंक्लूजन. दिस इज़ द राइट वे टू राइट द आंसर्स. सोशियोलॉजी मैंने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है. ठीक है, सोशियोलॉजी एमर्ज एज डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन एमर्ज होकर आई, एक नया डिसिप्लिन उभर कर आई ड्यू टू कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स. कैसे हुई? कंबाइंड मूवमेंट्स देखने को मिली, अलग अलग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थी, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी मॉडर्न सोसाइटी की, इसलिए हमें सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन देखने को मिला. और एनलाइटमेंट ने मेथड प्रोवाइड किया है. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड सोशल. देखो आपने जो लिखा है उसको कंक्लूड करना, वही होता है कंक्लूजन. एनलाइटमेंट प्रोवाइडेड द मेथड. French Revolution created social chaos and the Industrial Revolution produced social problems. Together, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि combined impact होता है, तो togetherly उन सबका impact पड़ा इकट्ठे एक साथ, necessitating a systematic scientific study of society. ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट कम्स विद द अनदर क्वेश्चन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अगेन यू वुड फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट बट आपको समझना है एंड यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स इन अ प्रॉपर वे. नाउ क्वेश्चन कहता है द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट्स ऑन इंटरैक्शन. ठीक है, जो फोकल पॉइंट है सोशियोलॉजी का वो इंटरैक्शन पे लाई करता है. आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कॉमन सेंस को कैसे अलग करते हो? सबसे पहले आपकी हमेशा इंट्रोडक्शन रहेगी. ठीक है, हाईलाइटेड इंट्रोडक्शन. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे सोशल इंटरैक्शन इज सेंट्रल टू बोथ सोशियोलॉजी. सोशल इंटरैक्शन सेंट्रल है हमारी सोशियोलॉजी में भी और एवरीडे थिंकिंग में भी. सोशियोलॉजी खुद को कॉमन सेंस से कैसे डिस्टिंग्विश करता है? क्वेश्चन यही है, कॉमन सेंस से कैसे डिफरेंट लगती है आपको सोशियोलॉजी? सिंपल सा वही क्वेश्चन है. उसी को थोड़ा सा उन्हें बता दिया है कि फोकल पॉइंट जो सोशियोलॉजी का है वो इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा इंटरैक्शन पे रहता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी खुद को डिस्टिंग्विश करती है कॉमन सेंस से. कैसे डिस्टिंग्विश करती है? क्योंकि सोशियोलॉजी अडॉप्ट करती है सिस्टमैटिक, थियोरेटिकल, साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है ना टू द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन. जब उसको स्टडी ऑफ इंटरैक्शन करनी है तो वो इन अप्रोचेस को अपनाएगी क्योंकि वो एक साइंटिफिक स्टडी है, कॉमन सेंस नहीं है. सोशियोलॉजी सीक्स टू मूव बियॉन्ड सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशंस. जो सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली सरफेस लेवल हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशंस, और वो बेसिक हमारे कॉमन सेंस हमारे दिमाग भी लगा सकता है. तो इसलिए मूव बियॉन्ड, उससे कहीं हद तक आगे जाकर वो क्या अनकवर करती है, क्या अनकवर कर रही है? जो भी सोशल पैटर्न्स, अंडरलाइंग सोशल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स हैं, जो डीप डाउन सोशल पैटर्न्स है जो हमें नहीं दिख रहे हैं, उनको अनकवर कर रही है. कौन कर रही है? सोशियोलॉजी कर रही है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कोरिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल इंटरैक्शन. सी, सोशियोलॉजी इंटरैक्शन को कैसे देखती है? हाउ डज इट व्यू? नॉट एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्ट्स. जब आप इंटरैक्शन की बात करोगे ऑब्वियसली वो आइसोलेटेड इंटरैक्शन तो नहीं होगी ना, तो इसलिए नॉट एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्ट्स, बल्कि एक पैटर्न, स्ट्रक्चर्ड एंड सोशली कंडीशनड बिहेवियर. इंटरैक्शन क्या होता है? सिंपल सा वही बताया है. इंटरैक्शन इज कि आपका किस तरीके से कंडीशनिंग की गई है, किस तरीके से पैटर्नड बिहेवियर है, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर है, सोशल कंडीशनड बिहेवियर है. ठीक है, कुछ थिंकर्स थे जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अपने नॉर्मल लेक्चर्स में हमने आगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड को कवर करना है, तो अभी इसके कंटेक्स्ट में आप लिख लीजिए, समझ लीजिए. थिंकर्स लाइक जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड अर्विंग गॉफमैन एम्फसाइज दैट मीनिंग्स अराइज. इन्होंने कहा, जब आपको थिंकर्स के बारे में पता होगा ना, व्हेन यू वुड हैव दिस इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द थिंकर्स, यू वुड बी एबल टू यूज इट इन द आंसर्स. अंडरस्टूड? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट अबाउट थिंकर्स. जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि सोशियोलॉजी किस तरीके से जन्म लिया, किस तरीके से उसका बर्थ हुआ, तो हमने कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म में लिया.
जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ किया, जैसे कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, तो एक ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो यूजेज ऑफ इमेजेस, यूजेज ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इस तरीके से आप या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप के आंसर्स भी लिख सकते हो, है ना। So, distinguishing sociology from common sense. Okay, where were we? Sorry, I'm so sorry. Thinkers like George Herbert Mead और Irving Goffman ने emphasize किया कि मीनिंग्स कैसे अराइज होता है। मीनिंग कोई भी चीज़ में अराइज होता है इंटरेक्शन से, एंड दे शेप बाय सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और ये कैसे शेप होता है, हमारे सोशल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और रूल्स जो हैं ये उनको शेप करते हैं, हमारी इंटरेक्शंस को शेप करते हैं ना, हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अभी एक इंसान है, ये इंसान कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसके सोसाइटीज़ के आसपास के लोग इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये उनके बीच में रहा है। अभी जैसे आप देखोगे यही इंसान ना बाहर कभी जब जाता है, यूएसए लगा लो, कनाडा लगा लो, ये इसका इन्वायरमेंट अब कैसे लोगों के बीच में है जो बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, जिनका थोड़ा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा उनको इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। फिर यही लोग जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम बहुत एक्टिंग मार रहे हो, क्योंकि वो वहाँ रह के वैसे बन गए होते हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्टिंग मार रहे हैं यार, ये यहाँ की तरह क्या इसको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, वो बेसिक सी बात ये होती है कि आप उसमें रहन सहन में बहुत ढल चुके होते हो। और जैसे अभी आप बहुत जब इंग्लिश बोलोगे ना, आप आसपास के एनवायरनमेंट में आपके मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स बहुत निकलेंगे। जब आप बहुत हिंदी का यूज़ करोगे, आसपास का माहौल आपका हिंदी का बहुत होगा, या स्कूल में बहुत हिंदी हो रही है, या घर में बहुत हिंदी हो रही है, तो आप देखोगे कि आपके मुंह से हिंदी के शब्द बहुत निकलेंगे। ऐसा ही होता है कि आपके आसपास का माहौल जो है वो आपको डिफाइन करता है, आपके इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। डजंट मीन दे आर एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल। इंटरेक्शन होती है 2-3 इंसान के बीच में। अब जब वो इंटरेक्ट करते हैं ना, उनकी इंटरेक्शंस बहुत सी सोबर लगेंगी आपको, या बहुत इतनी मीनिंगफुल नहीं लगेगी, क्योंकि वो बात इतनी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो शेप उनकी जो कंडीशनिंग हुई है वो वैसे ही माहौल में हुई होती है। ठीक है, Now, how does it define sociology from common sense? Systematic and scientific जो है हमारा systematic and scientific nature। पहला हमारा रहेगा टॉपिक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नेचर। कि कॉमन सेंस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हम ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या, हमने कैसा महसूस किया, हमारे क्या एक्सपीरियंस है, हमारी क्या इंट्यूशन है। लेकिन सोशोलॉजी हमारे महसूस, हमारे बिहेवियर, हमारे ओपिनियंस को नहीं देखती है। सोशोलॉजी थेरीज को यूज़ करती है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, और एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करती है टू स्टडी social interaction. Okay, for example, sociology explains classroom interaction, roles, authority से वो एक classroom interaction को समझाएगी, explain करेगी। वो पर्सनल बिहेवियर से नहीं समझाएगी, लेकिन एक कॉमन सेंस वाला इंसान उसको पर्सनल बिहेवियर से जज करेगा। नेक्स्ट इज थेरेटिकल ओरिएंटेशन। सोशोलॉजी इंटरप्रेट्स इंटरैक्शन यूजिंग फ्रेमवर्क्स, जैसे वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का यूज़ करेगी, फंक्शनलिज्म का, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इन सब का यूज़ ऑब्वियसली सोशोलॉजी करेगी अगर उसे इंटरैक्शन को इंटरप्रेट करना है। लेकिन कॉमन सेंस लैक्स दीज कंसेप्चुअल टूल्स, और वो डिस्क्रिप्टिव रहती है, वो अपने ओपिनियंस का यूज़ करती है, वो इन सब फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करती है कॉमन सेंस। ठीक है, इंटरैक्शन जो है वो एक सोशल प्रोसेस की तरह देखी जाती है। ठीक है, नॉट अ मियर पर्सनल एक्सचेंज, कोई आपस में खुद में ही आप कोई पर्सनल एक्सचेंज नहीं, उसे इंटरेक्शन माना जाता है। until and unless you don't interact with other person, it won't be considered as an interaction, right? Third is objectivity and reflexivity. Objectivity and reflexivity का sociology attempts value neutrality, Weber, and reflexive analysis. Sociology obviously value neutrality को use करेगी, reflexive analysis को use करेगी, लेकिन अगर आप common sense को देखोगे, it is value laden. आपकी बायसनेस, आपका कल्चरल स्पेसिफिक होगा, आप कैसा सोचते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके ट्रेडिशंस, उससे आप अपनी वैल्यूज़ के, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स, मतलब बायसनेस होगी। ठीक है, तो वो हमारे कॉमन सेंस में ऑब्वियसली यही सब आपको देखने को मिलेगा। देन फोकस ऑन सोशल कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर। सोशोलॉजी जो है वो माइक्रो लेवल इंटरैक्शन को लिंक करती है विद मैक्रो स्ट्रक्चर्स लाइक क्लास, जेंडर, पावर एंड इंस्टीट्यूशंस। कॉमन सेंस क्या करती है, इंटरैक्शन को किस तरीके से ट्रीट करती है, इंडिविजुअल और सिचुएशनल के हिसाब से, कि कैसी मतलब सिचुएशन रही, वो इंडिविजुअल कैसा था, तो कॉमन सेंस उसको इंटरैक्शन को उस नज़र से देखती है। लेकिन जो सोशोलॉजी है वो माइक्रो लेवल इंटरैक्शन को मैक्रो लेवल के साथ जोड़ती है। जैसे एक माइक्रो लेवल का इंसान है, वो कैसे देखेगी, उसके मैक्रो स्ट्रक्चर से जोड़ी, उसकी क्लास, उसका जेंडर, उसका पावर, इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है। देन कम्स जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। सोशोलॉजिकल नॉलेज टेस्टेबल है, वेरीफाइबल है, जनरलाइजेबल है। जब आप रिलायबिलिटी की बात करते हो, वैलिडिटी की बात करते हो, वो टेस्टेबल, वेरीफाइबल, जनरलाइजेबल हमारे सोशोलॉजिकल नॉलेज को बनाता है। लेकिन जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, इट रिमेन्स फ्रैगमेंटेड, और कई बार तो कॉन्ट्रडिक्टरी भी रहती है। अब इसका कंक्लूजन किस तरीके से रहेगा,
ऑल दो सोशोलॉजी बिगिनस विद एवरीडे इंटरेक्शन। हालांकि सोशोलॉजी हर दिन की इंटरेक्शन से शुरू होती है, लेकिन इट ट्रांसेंड्स कॉमन सेंस बाय सिचुएटिंग इंटरेक्शन विद इन ब्रॉडर सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड थेरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। लेकिन वो थेरेटिकल एक्सप्लेनेशंस देती है सोशोलॉजी, ठीक है, इन सब मेथड्स को यूज़ करती है, ओके, और उस तरीके से एक्सप्लेन करती है इंटरेक्शन को। तो सोशोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स फेमिलियर सोशल एक्सपीरियंस इनटू सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल नॉलेज। ऑब्वियसली जो फेमिलियर, जो भी हमारी चीज़ें हैं ना, फेमिलियर एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरीके से सोशोलॉजी ट्रांसफॉर्म करे, किस तरीके से बदल रही है। एक सिंपल सा फेमिलियर सोशल एक्सपीरियंस को वो बहुत सिस्टमैटिक और बहुत क्रिटिकल नॉलेज से देखेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, वो एक डिसिप्लिन है, ऑब्वियसली वो कॉमन सेंस नहीं है। तो एक बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें सोशल रियलिटी की देखने को मिलेगी। वैल्यू एडिशन में मैंने इसलिए आपको फोकस किया है और इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आप समझो कि आंसर्स को किस तरीके से लिखते हैं। ऑब्वियसली डोंट हैव टू राइट आफ्टर द कंक्लूजन, यू हैव टू राइट इन बिटवीन द बॉडी ओनली, कहीं पर बॉडी में जहाँ पे लगेगा। और ये ऐसे नहीं लिखना कि वैल्यू एडिशन, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ये कोट्स डालना, कोट्स, थिंकर्स, examples, flowcharts, these are a very important aspects of writing the answers. अभी ये है, सोशोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस। सोशोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड वे है ऑफ क्वेश्चनिंग कॉमन सेंस। क्वेश्चन करने का एक तरीका है कॉमन सेंस को, उसे सोशोलॉजी कहते हैं। यानी कि सोशोलॉजी वो डिसिप्लिन है और जो इस डिसिप्लिन तरीके से हमारे कॉमन सेंस को क्वेश्चन करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड 2 questions, okay, and that's all. I hope you would have understood how to write your answers. And one more thing I would like to tell you, you can tell me how can I make these PYQ series. अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है the way I'm explaining, you can question it in the comment box. Okay, thank you.